रिवीजन इज मस्ट, इट शुड हैपन एवरी डे। जो कल पढ़ा वो आज रिवाइज करना है, जो कल पढ़ा जब पढ़ा उससे एग्जैक्ट 7 दिन बाद रिवाइज करना है, और जो जिस दिन पढ़ा है उसके एग्जैक्ट 1 महीने बाद भी रिवाइज करना है, और ये साइकिल चलते रहेगी। और इसलिए डायरी में चीजें मेंशन करें। फ्रेंड्स, वेलकम टू एवीकेएस। हर साल एक ये वीडियो आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि भाई 4 महीने बाकी हैं, और ये उन लोगों के लिए होता है जो कि अभी जाग रहे हैं, है ना। और सारे जो लेट कमर्स हैं जिनको लगता है कि चलो यार अभी मतलब करते हैं, अभी तो 4 महीने बाकी है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद जागते हैं, है ना, फिर काम करते हैं। उनको लगता है यूपीएससी जो है वो ऐसे नेबरहुड में है, जाके लेके आ जाएंगे पोस्ट, है ना। अब क्या कर सकते हैं, है ना। करवाना तो इनसे भी है। अगर अच्छा डेडिकेशन दिखाने की तैयारी है तो इस टाइम पीरियड में भी वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, राइट। We can change the result of exam in our favor, right? So we are going to talk about this today. लेकिन ना हम लोग पहले डिसेक्ट करते हैं, चीज़ों को एक बार समझते हैं। ऐसा 4 महीना लिख दिया तो अप्रैल मई जून जुलाई, ओके ठीक है, हाँ 4 महीना, ओके ओके। उसको समझते नहीं है ठीक से हम लोग। और सिर्फ 4 महीना बोल के नहीं चलेगा। एक्चुअली क्या है, 3 फैक्टर्स है जिनसे सारी प्रोसेस समझ में आएगी। वो प्रोसेस समझ में आ गई, उसमें अगर मैं फिट बैठ गया देन आई कैन रियली चेंज द रिजल्ट इन माय फेवर, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट, राइट। सो फॉर एग्जांपल, एक तो टाइम फैक्टर है जो कि ऊपर लिखा है, लेकिन सिर्फ टाइम फैक्टर काफ़ी नहीं है, क्योंकि सब लोग जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबके पास 4 महीना है। हर एक को 24 घंटा भगवान ने दिया है, राइट। लेकिन फिर भी सबका रिजल्ट नहीं आता है। तो मैटर करता है कि यहाँ मैं यू क्यों लिखूं, मैं लिखता हूं मी, आई एम हियर। और तीसरा फैक्टर कौन सा है, जो इस टाइम पीरियड में मुझे करना है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। एक गिवन कंटेंट है। अब इसमें भी कुछ अलग चीजें आती है, बट विल टॉक अबाउट इट वन बाय वन। लेकिन ये 3 चीजें पहले समझ लो। वो वीडियो बनाते हैं ना बहुत बढ़िया बढ़िया, हम भी बनाते हैं, 4 मंथ का स्ट्रैटेजी, 4 महीने में एग्जाम क्रैक करो, हम आपके साथ हैं एंड स्टफ। वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन ना उसको मिस इंटरप्रिटेशन बच्चे करते हैं। उनको लगता है चलो 4 महीने अभी, हाँ क्या क्या करना है उतना बताओ, उतना मैं पढ़ता हूँ, मैं करता हूँ। अगेन मैं बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इसका कारण सिंपल है। इसका कारण सिंपल ये है कि इस सारी प्रोसेस में अपने आप को ठीक से समझ नहीं पाया मैं। अरे मैं टाइम पीरियड को भी ठीक से समझ नहीं पाया। तो 4 महीना बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन आप समझो कि ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और तीनों फैक्टर को जो है हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। पकड़ लीजिए, सबसे पहला फैक्टर है जो कि टाइम पीरियड का है। पेज ऐड कर देते हैं हम लोग। अभी जब मैं टाइम पीरियड बोलता हूँ, हर साल ये मैं समझाता हूँ, लेकिन अभी नए बच्चों के लिए फिर से समझा रहा हूँ। 4 महीने बोल दिया, 4 महीने ये इतना मिस गाइड करने वाला वर्ड है। 4 महीने मतलब एग्जैक्ट क्या,
समझ नहीं पाता हूँ मैं। भाई गाड़ी का एवरेज निकालने के लिए सिर्फ इतना डिस्टेंस है, एवरेज निकालो, ऐसा बोल के चलेगा क्या? है ना, उसकी कितनी गति है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन बहुत बार ये होता है कि टाइम पीरियड कोई ठीक से नहीं समझ पाते। डिस्टेंस के केस में तो क्लियर है कि ये डिस्टेंस है, दैट्स इट। लेकिन टाइम पीरियड जो है 4 months इज नॉट द बेस्ट थिंग ना। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ 4 months मतलब क्या, मतलब कितने दिन? तो अच्छा सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर डेज में काउंट करो, 120 days। अब क्या समझ में आया? अरे अच्छा 120 दिन ही है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा सीरियस हो गया, थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो गया, क्योंकि 4 महीने लग रहे थे, 4 महीना मतलब अच्छा पीरियड है, लेकिन अभी 120 दिन, अच्छा मतलब 120 दिन। और अगर फिर अभी इसको सब्जेक्ट के हिसाब से बांटेंगे तो फिर 20, अरे ये तो खत्म हो गया, फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा, और पेपर 2 भी करना है। ओह, फिर थोड़ा टेंशन आ जाता है। सही है, लेकिन ना ये 120 दिन भी सही डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसका कारण ये है, इसमें से एक दिन को निकालो, एक दिन को छाटो और इसको डिसेक्ट करो। अगर मैं 24 आवर्स मुझे अगर मिलते हैं तो सच में मैं 24 घंटा पढ़ने वाला हूं क्या? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? नो। एम आई एलॉन मस्क? नो। ओके, तो फिर मैं इसमें से कितना घंटा पढ़ूंगा? हो सकता है एक आध दिन में 14 घंटे भी पढ़ लूँ, लेकिन रोज ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि मैंने 2 ही घंटा पढ़ाई किया। ओ, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, निकालते हैं फिर। 14 हाईएस्ट है, 2 लोवेस्ट है। 14 + 2 डिवाइड बाई 2, 16/2 दैट इज 8 आवर्स। तो मेरा एवरेज निकलता है रोज का 8 घंटे। अब ये 8 घंटे एवरेज भी 4 महीने के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी नहीं है, मतलब काफ़ी है वैसे तो। 8 घंटे पेपर 1 के और 2 घंटा पेपर 2 का। ये जो मैंने बोला 14 + 2 मतलब किसी दिन 14 घंटे हो सकता है, किसी दिन 2 घंटे हो सकता है। एवरेज मेरा कितना निकला? 16/2 दैट इज 8 आवर्स। ओके, ये पेपर 1 के लिए। मतलब एक्चुअली पेपर 1 पेपर 2 दोनों का होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ 4 मंथ है, तो इसमें प्लस 2 घंटा जुड़ना चाहिए, तब जाके 10 घंटे अगर मैं काम करता हूँ तो ही मेरा चांस है कि मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊँ। 16/2 8 घंटे। अच्छा, अब देखो तीसरी बात यह है कि जो कि हमने देखा कि डेज भी काउंट करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है कि भाई पूरा दिन नहीं करते हम लोग। अच्छा, अब इसमें और एक थोड़ा सा इशू है। 120 दिन में सारे के सारे 120 दिन में यूटिलाइज करने वाला हूँ, या ऐसा हो सकता है कि किसी दिन मुझे कुछ ट्रैवलिंग करना पड़े, कहीं जाना पड़े, आना पड़े, कुछ इवेंट है, कुछ इमरजेंसी भी आ सकती है ना। तो उस केस में फिर मेरा दिन खराब हो सकता है किसी दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं किया, बीमार हो गया, कुछ भी है। तो खैर हमारे पास चॉइस होता है कि हम उसको अवॉइड करें, उस सिचुएशन को। बीमारी को तो नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, और दूसरे दिन उसको कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन ऐसा मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे उस हिसाब से रेडी होना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार व्हेन वी से 4 months, दिस सेइंग 4 months इज नॉट इनफ। आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट 4 months actually means 120 days, and I don't study 24 hours every day, so I have to decide how many hours actually I study. 8 hours actually 8 hours से हिसाब छोड़ दो, अभी हम 10 घंटे की बात करते हैं। अगर मैं रोज़ इतना पढ़ने वाला हूँ, से फॉर एग्जांपल 8 घंटा पेपर 1 के लिए, 2 घंटा पेपर 2 के लिए, ये करने वाला हूँ मैं अगर, तो इस वीडियो को आगे देखो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होगा ही नहीं। हाँ, फिर भी आप इसको आगे दे सकते हो ये सोच के कि सर चलो अगले साल के लिए मैं कर रहा हूँ अभी से, इस बार अटेम्प्ट दे के देखना है। ऑलरेडी फाइन, हो गया तो हो भी जाएगा, लेकिन अगर इतना मिनिमम करने वाले हो तो मज़ा है, नहीं तो मज़ा है नहीं। अगेन मैं इसमें समझ सकता हूँ कि ह्यूमन टेंडेंसी है, कुछ कभी प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट मेरे दिमाग में होना चाहिए कि जो मेरा मिस हो गए हैं नंबर ऑफ आवर्स, उनको मैं
कवर कर लूँगा। तो ये हो गई बात टाइम की। ये हो गई बात टाइम की कि भाई इतना टाइम मुझे निकालना है। फिर आता है सिलेबस। लेकिन सिलेबस और टाइम के बीच में आता हूँ मैं। अब मैं के बारे में क्या डिस्कस करेंगे भाई? मैं के बारे में ये डिस्कस करना है कि हर एक का अपना कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस। किसी की याद रखने की क्षमता ज़्यादा है, किसी की कंसेप्ट जल्दी समझ में आने की क्षमता कम है, कोई एक जगह ज़्यादा देर बैठ पाता है, किसी का फोकस या कंसंट्रेशन अच्छा है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किसी की रुचि, इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है, तो उसका उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पढ़ाई का स्पीड ज़्यादा होगा और वो जल्दी खत्म हो जाएगा शायद। कुछ सब्जेक्ट उसको शायद समझ भी ना आए, है ना। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी कभी तो ये हो जाता है, अगर हम सीधी बात करते हैं तो लगता तो बहुत है कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन जाऊँ, लेकिन लगने में और जब मैं एक्चुअली पढ़ाई शुरू करता हूँ उसके बाद उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में जो विल पावर चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो मेरी कम पड़ जाती है। अच्छा, फिर बीच में ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ थोड़ा पढ़ाई करता भी हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन बीच में कुछ पे टेस्ट दे देता हूँ, उसमें मेरा स्कोर कम आ जाता है, फिर मन उड़ने लगता है। कोई कुछ बोलता है कि अरे तू ये क्या कर रहा है, उसने देख क्या कर दिया, इतना सही चीज़ है, तू वो ट्राई क्यों नहीं करता, वो भी एग्जाम का फॉर्म भर, वो सही है यार, ये बहुत लंबा टाइम खाता है, इसमें तो पेपर 2 भी है, राइटिंग है, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है और उसमें सिलेबस ऐसा है, तेरा तो बैकग्राउंड ये था, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। और मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तू ये फॉर्म मत भर, ये भी दे, वो भी दे, प्राइवेट में भी ट्राई कर। ये डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन मुझे फिर पढ़ने बैठता हूँ मैं, सामने किताब है, 10 घंटे किताब के सामने था, लेकिन एक्चुअली 10 घंटे में कितना टाइम मैं एक्चुअली किताब में था या फिर वो मतलब उस प्रोसेस में था, आई रियली डाउट। इसलिए ये जो मी है ना, ये सिलेबस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम पीरियड और सिलेबस दोनों तब आते हैं जब आई एम रेडी, आई एम फुली फोकस्ड एंड ओनली फोकस्ड भी इस मतलब काफ़ी नहीं है, इसेंशियल है लेकिन काफ़ी नहीं है। काफ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि मन का खेल जो है ये, जब मोरल डाउन हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है, ऐसे समय में भी अपने फोकस को बरकरार रखना, अपने मोराले को बूस्ट रखना, है ना, बूस्टेड रखना, हाई रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव रहना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पकड़ लो मुझे नहीं याद आया, कोई चीज़ मैंने पढ़ी और फिर मैं उसके रिगार्डिंग कुछ सॉल्व करा या किसी ने मुझे पूछा या उसका कुछ रेफरेंस दूसरी जगह पे आया और फिर मुझे वो याद नहीं आ रहा है, तो ये सोचना कि अरे यार मैंने तो पढ़ा था, भूल गया, फिर मैंने जो बाकी सब पढ़ा है वो भी मैं भूल जाऊंगा क्या, फिर एग्ज़ाम के दिन तो मुझे कुछ याद नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा रहा अब तक पढ़ाई करने का। अरे यार कॉन्फिडेंस नीचे चला गया। और ये सब तब ज़्यादा होता है जब एग्ज़ाम करीब आती है, ये सब तब ज़्यादा होता है जब एग्ज़ाम करीब आती है। और फिर बहुत सारे बच्चे आजकल तो मतलब कनेक्टेड भी है और ये इंटरनेट और सोशल मीडिया भी बहुत मज़ेदार चीज़ है, तो डराते हैं कि अरे ये पढ़ लिया, अरे वो नहीं पढ़ा, अरे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके सिवा तो चलेगा ही नहीं भाई, ये तो पढ़ना ही चाहिए, ये तो तूने मिस कर दिया। तो फिर मैंने जो पढ़ा है वो छोड़ के मैं वो दूसरा उठाता हूँ, फिर वो पूरा नहीं होता तब तो तीसरा कुछ आ जाता है। फिर ये सब जो है इसकी वजह से मैं वाला जो फैक्टर है वो कमज़ोर हो जाता है एंड इट इम्पैक्ट्स माई ओवरऑल प्रिपरेशन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम के साथ साथ, मतलब टाइम के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ और सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। मेरी क्षमताओं के बारे में मुझे थोड़ी कल्पना होनी चाहिए और उनको मैं बढ़ा ही सकता हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अरे आपकी क्षमता मर्यादित है, लिमिटेड है, तो आप ट्राई मत करो, उनको मैं बढ़ा सकता हूँ। लेकिन जो सारी चीज़ें अंदर वाली, बाहर वाली तो अलग प्रॉब्लम्स है, जो अंदर वाली चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्शन लाती है, किसी का बोलना हो गया, मेरा ज़्यादा उस बारे में सोचना हो गया, मेरा डिस्टर्ब होना, मेरा कॉन्फिडेंस का लो होना, इन सारी चीज़ों के साथ भी हमको टैकल करना है। ठीक है, ये नहीं होता है कि भाई सर बाकी तो हम कुछ नहीं कर रहे, बस सुबह उठ के रोज़ रीडिंग रूम जा रहे हैं एंड वी आर डूइंग वेरी नाइस, तो कुछ भी करके सर हम एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ वही टिफ़िन खाते हैं, चाय पीते हैं और फिर दोस्तों के साथ थोड़ी बातें करके घर आ जाते हैं, लेकिन सुबह शाम वही चल रहा है। कभी कभी वो करते भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से आउटपुट फोकस्ड या आउटपुट ओरिएंटेड नहीं होता है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है। मैं बोलता हूँ आउटपुट ओरिएंटेड भी छोड़ दो, एग्जाम के डिमांड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है, बस मैं जाके करते रहता हूँ,
है ना। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल में नहीं होता है, लेकिन बार बार उसको मतलब वी नीड टू गिव इट अ चेक, और इसलिए फिर टेस्ट सीरीज इसेंशियल। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमारे यहाँ AVKS में हम पेपर 1 पढ़ाते हैं, पेपर 2 पढ़ाते हैं, और हम बोलते भी है कि यू कैन जॉइन अस, लेकिन मैं उसको बहुत पुश नहीं करता हूँ, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से खुद से प्रिपरेशन करके ये सब कर सकता है। लेकिन टेस्ट सीरीज इज समथिंग विच आई रियली पुश, इवन दो इट साउंड्स लाइक यार ये तो अपना मार्केटिंग करे, लेकिन आप ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज। AVKS का करो, अच्छा है, और भी कुछ हो, लेकिन विदाउट टेस्ट सीरीज आप नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगा वेयर डू स्टैंड। कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। एग्जाम में जाके जो करना है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन थिंग्स कैन चेंज फॉर यू। ओके, तो दिस मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई से कि अपार्ट अलॉन्ग विद सिलेबस एंड टाइम पीरियड, दिस मी मेक्स द डिफरेंस। एंड अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि नहीं सर फिर मैं तो कर पाऊंगा कि नहीं, ये सोच भी जो है इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को और फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि मुझे पेपर 2 में इंग्लिश में वो सब लिखना है, तो कैसे करेंगे। तो आपको ये सब नहीं सोचना है और आपको फोकस करना है। तो ये मी के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक अच्छा मेंटोर हो जिससे आप बात करते रहते हो, और वो कोई भी हो सकता है। आपका कोई सीनियर हो सकता है जो अभी असिस्टेंट कमांडेंट पास हुआ है, या कोई फोर्स में है, या फिर कोई सिविल सर्विस या इस तरह की किसी एग्जाम्स को क्रैक कर चुका है और इस तरह के प्रेशर हैंडलिंग के बारे में आपको थोड़ा गाइड कर सकता है। आपका कोई बड़ा भाई, बहन, दोस्त, सीनियर, ऐसा कोई है जो कैन गाइड यू। इट्स वेरी गुड दैट समवन इज़ देयर, राइट। तो दिस इज़ वॉट यू शुड डू। ओके, तो ये एक चीज़ है। और फिर आती है बात द वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस। सिलेबस को समझना, सिलेक्टिव सिलेबस को उठा के उस पर काम करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब बहुत सालों से सिलेबस तो वही है, पेपर 1 पेपर 2 का, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो चेंज 2 चीज़ों में होता है, एक होता है टाइम पीरियड में, मैंने कब से शुरू किया है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं मेरे बैच में हैं जो कि 1 साल से बहुत ही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। फिर कुछ बच्चे जिन्होंने अभी 6 महीना पहले जनवरी में, मतलब एग्ज़ाम के 6 महीना पहले, काइंड ऑफ 6-7 महीना पहले शुरू किया है। कुछ लोग आप जैसे हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि अभी करूँगा आज से, कल से। ठीक है, तो उन लोगों के लिए फिर ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड अलग होता है। दूसरा, मैं आई एम द वन हु चेंजेस, मतलब मैं बाकी सबसे भी अलग हूँ, और मैं आज अलग हूँ और कल से कल अलग हूँ, फिर परसों अलग हूँ। तो ये 2 चीज़ें चेंज हो सकती है। सिलेबस जो है वो अपनी जगह पे है। अब सिलेबस को भी हमको अपने तरीके से थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा। अगर हम 4 महीने की बात कर रहे हैं तो मतलब पकड़ लो, अगर साइंस है और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा हूँ, तो ये सोचना गलत है कि हाँ साइंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं और साइंस छोड़ नहीं सकते। लेकिन सबसे पहले मैं जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, जो कि मुझे लगता है कि ये मुझे जल्दी समझ में आ रहा है, तो पहले वो करूँगा। फिर पैरेलल साइंस थोड़ा थोड़ा करूँगा, सिर्फ एक NCERT करूँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हैं। अब बायो तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, केमिस्ट्री भी नहीं पड़ता, तो कम से कम फिजिक्स करके जाऊँगा, या कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री करके जाऊँगा। जो पल्ले पड़ रहा है उतना करूँगा, एटलीस्ट पुराने क्वेश्चंस करके जाऊँगा, एटलीस्ट एक NCERT करके जाऊँगा। ऐसा आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल नाउ। यू कांट बी लाइक कि चलो सब कुछ बता दो सर, सब कुछ आप बस एक बार याद लिस्ट दे दो, अच्छा, तो ऐसे नहीं होगा। हिस्ट्री का कोई एक किताब, ऑब्वियसली उसमें 3 हिस्से हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री अलग, एंशिएंट अलग, मिडिवल अलग, लेकिन you have to be very selective, you have to be very what we can say, मतलब बहुत केयर के साथ आपको अभी सिलेबस को समझना है। और सिलेबस आपके सामने आ गया बुक्स के रूप में, उसके साथ साथ पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखना, उसको एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना और फिर इस तरह से समझना, ये बहुत ज़रूरी है। तभी आप लोग समझ पाओगे कि ओके, मतलब समझ पाओगे इन द सेंस गिवन टाइम पीरियड में उसको अच्छे से ख़त्म कर पाओगे। फिर रिवीजन वाली बात है, और पेपर 2 के बारे में तो मैं अभी बात कर ही नहीं रहा हूँ। पेपर 2 इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो इस तरह से आपको काम करना है, तब जाके आपकी चीज़ें वर्कआउट होगी। ठीक है, तो हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास जो टाइम है वो, और मेरे पास जो सिलेबस है वो, ये तीनों चीज़ों मिलके ये प्रोसेस होती है। तो ये जो सिलेबस है जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, है ना,
तो भाई फिर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है। एक बार बस लिख भी देता हूँ, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना। ज्योग्राफी के साथ फिर एनवायरनमेंट भी आता है, फिर पॉलिटी है। हिस्ट्री में 3 हैं जो आपको पता है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। फिर इकोनॉमी है, फिर साइंस है, फिर मैथ्स भी है। मैथ्स मतलब एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैथ्स, वो एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, हर चीज़ हो सकती है। उसके बाद करंट अफेयर्स है। ये जो कुछ है इसको 4 महीने में ख़त्म करना है, रोज़ 8 घंटा कम से कम देना है। और फिर आपको ये सोचना है कि सिर्फ ये ख़त्म करना मतलब सिलेबस ख़त्म करना नहीं है, इन सब का जो रिवीजन है। और इसके लिए एक वीडियो जो बनाया था जिसमें मैंने शायद स्ट्रैटेजी वाले किसी वीडियो में मैंने बोला है कि रिवीजन साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब एक बार ख़त्म कर लूँगा उसके बाद रिवीजन करूँगा, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विथ योर सेल्फ। यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। Whatever I read, I have to revise every day, every next day, every 7 days, every month। उसके लिए फिर एक डायरी मेंटेन करना है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा उस प्रोसेस को। तो रिवीजन साइकिल आपको करनी है। तो ये जो सिलेबस है, फिर इसमें कितने चैप्टर है, हाँ? और ये जो PYQ का बुक है वो तो हमेशा साथ में चाहिए। फिर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में क्या सिनारियो है, उसमें से कौन सा बुक है जो कि पढ़ा जाना चाहिए। तो NCERT, चलो NCERT पढ़नी है। फिर पॉलिटी के लिए तो वो पता ही है सबको, M लक्ष्मीकांत सर का बुक है। फिर इकोनॉमी के लिए कौन सी NCERT है या करंट अफेयर से कैसे पढ़ना है। साइंस जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि इट कैन बी अ क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर नॉन साइंस बैकग्राउंड, लेकिन यू हैव टू डू इट। देन देयर इज मैथ्स एंड देन देयर इज करंट अफेयर, जिसके फिर मैगजीन्स आते हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सालों से अपने जगह पे ही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। UPSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा बहुत बदला होगा, लेकिन सिलेबस वही है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा PYQ का जो बुक होता है वो साथ में लेके ही बैठना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ओनली द टाइम पीरियड। हमेशा जो 4 मंथ स्ट्रैटेजी वाली बात करते हैं उसमें हमेशा ये बताते चलो इतने टाइम में ये कर लो, इतने टाइम में ये कर लो। अरे लेकिन वो मैं के साथ मैच हो रहा है क्या? इनफैक्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तो ये आपका सिलेबस है पेपर 1 का। पेपर 2 की तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ। ये सिलेबस, मैं और गिवन टाइम पीरियड, इनका कैसे मैच मेकिंग बनाना है उसके बारे में हम लोगों को सोचना है। और ये थोड़ा कॉमन करना मुश्किल है, ये थोड़ा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा सा बेहतर होता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो आप पेपर 1 और पेपर 2 को इस सिस्टम में कैसे बिठाना है उसके बारे में हम लोगों को बात करना है। हमको ये तो पता है कि ये सिलेबस है, ये तो पेपर 1 का है और प्लस फिर पेपर 2 आपके साथ है। तो पेपर 2 और पेपर 1 को गिवन टाइम पीरियड में मैं कैसे कर पाऊंगा, ये सोचना इज आवर जॉब। तो ये, लेकिन गेट रेडी फॉर इट, पहली बात तो, राइट। इन चीज़ों को कैसे वर्कआउट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। तब तक के लिए इस प्रोसेस को एक बार ठीक से समझो, और ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डीप ब्रेथ लो और बात करो अपने आप से। हाँ यार, सिलेबस तो वैसे मुझे पता है, बुक्स के बारे में मुझे पता है, टाइम पीरियड इतना है मुझे पता है। अब बचा मैं, तो मेरी क्षमताओं के बारे में सोचना, अपने आप से बात करना कि ये मैं कैसे करूँगा, मुझे कैसे करना है और मुझे करना ही है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन ये फ़र्क जो है ये आपको समझ में आएगा क्योंकि आपका होगा या नहीं होगा उससे। तुमको लगता है सर मैंने भी किया था, तूने किया था, लेकिन वो जो चीज़ें हैं अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप से बात करना इज़ वेरी इसेंशियल। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड एवरीथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर। मे बी वॉच इट अगेन इफ यू वांट, राइट। इफ यू हैव स्टिल सम क्वेश्चंस, आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगले वीडियो में हम डायरेक्ट बस ये बात करेंगे कि ओके ये सिलेबस को कैसे कवर करना है, एक जनरल वे में बात करेंगे, अगेन विच इज़ नॉट अप्लीकेबल टू एवरीवन डायरेक्टली, बट दिस इज हाउ वी वर्क, वी शुड वर्क। तो पेपर 1 और पेपर 2 का कैसे कॉम्बिनेशन करके साथ में काम करना है, नंबर ऑफ आवर्स कैसे कितने देने हैं, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम रुकते हैं, गिव इट अ थॉट, ओके, ऑल द बेस्ट।